हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए टेंथ वालों, हम आपके लिए जो है अभी मैथ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। तो इसको जो है आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, बहुत लेटेस्ट है। और यकीन मानिए अभी जो है इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आपका बैकग्राउंड भी नॉलेज अच्छा होगा, पढ़ भी रहे होंगे। बाकी मैथ का जो पहली बार ऐसा है कि टेंथ के लेवल पे मैं लाइव बैच शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि जो है मई के बाद यानी जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अक्टूबर सेशन या अप्रैल 2023 वाले में हैं तो। अदरवाइज अगर अप्रैल 2022 वाले हैं, यानी अभी आप पेपर देने वाले हैं, तो अभी आपके लिए ये बहुत रामबाण काम करेगा। और बाकी ये तो क्वेश्चन पेपर देखिए सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है। जिस सेशन के भी आज से 5 साल बाद भी कहें तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। और इस पर जो है बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर मैथ पे कुछ अच्छा काम किया जाए, मैथ में फंस जाते हैं। तो बहुत टाइम निकाल के जो है आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं, उसको हम डील करते हैं। तो क्वेश्चंस दिख जाएगा, मैं इधर एक साइड सोल्व कर देता हूं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द होल नंबर, यानी निम्न में से कौन एक पूर्ण संख्या है, इसकी आप पहचान कीजिए। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी होल नंबर की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एनी होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर आपका पूर्ण संख्या क्लियर है तो आप बता देंगे। ऑप्शन क्या क्या आपके पास, देखिए 0 है, -1 है, √2 है, 1/5 है। तो क्या किसको आप कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए एक पूर्ण संख्या होता है और एक देखिए पूर्णांक संख्या होता है। आप समझिए मेरी बात, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर जो आपको ये समझना है, पूर्ण और पूर्णांक में फर्क होता है बच्चा। पूर्णांक में फर्क होता है, यानी होल नंबर और इंटीजर नंबर में बहुत फर्क होता है। देखिए ये बाद में आता है, यानी कि जितने भी होल नंबर है सारे इंटीजर होंगे, लेकिन जितने इंटीजर हैं सारे होल नंबर नहीं होंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय होल नंबर। होल नंबर होता क्या है, बहुत इजी है, अगले 1 मिनट में समराइज करने जा रहा हूं, उसको ध्यान समझना। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो, नेचुरल नंबर। क्या होता है जी, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं। तो आपका जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से लेके 2 से लेके 3 4 इस तरह से जाता है, यानी जो काउंटिंग के नंबर होते हैं वो आपको कैसा होता है, नेचुरल यानी प्राकृत संख्या होता है। देखिए मेरा काम केवल आपका क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं है, कुछ सिखाना भी है। तो नेचुरल नंबर आपने सीख लिया। अब अगला इसके बाद जो आता है, इसके जस्ट बाद दूसरा जो आता है वो आता है होल नंबर। तो सर होल नंबर क्या होता है। देखिए अगर होल नंबर की बात करें, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, तो अगर आप पूर्ण संख्या की बात करते हैं, कहता है देखिए अगर आप 0 को ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप 0 को ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में, तो बच्चों ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा होल नंबर, यानी कि 0 भी एक होल नंबर है। और अगला अगर आप आ जाते हैं बच्चों इसके बाद में, जो कि ये इंटीजर है यानी कि पूर्णांक पे आते हैं, तो पूर्णांक देखिए कैसा होता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4, और यहाँ -1 -2 और -3 हो सकता है। तो चटपटेदार तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए यहां पर एक बात तो क्लियर हो गया कि यहां पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, -1 दिया गया है, √2 दिया गया, 1/5 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपका 0 है, दिस इज द आंसर, क्योंकि 0 ही होल नंबर होगा, इसके अलावा तो कोई होल नंबर होने का मतलब बनता है क्या, नहीं सर, इसका तो मतलब ही नहीं बनता इसके अलावा। तो 0 आपका राइट आंसर है, -1 तो आपका इंटीजर में चला जाएगा, √2 तो आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो गया, और 1/5 तो आपका किस में चला गया, आपका बताइए, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हम इसको कवर करेंगे और बहुत सारी चीजें एक बार जो है समराइज करते सीखेंगे। तो मैं देखिए आपको डिटेल में बता रहा हूं, अगर सारी चीजें आपसे पूछा जाए तो बाकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। तो एक शॉर्ट रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है अब आपका मैथ का लाइव क्लास भी शुरू हो गया है 10th का, बहुत अच्छी बात है।
देखिए अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, कौन एपी में है, मतलब कौन एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का एक पैटर्न होता है, बीच में कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो जो कॉमन डिफरेंस डी हम लोग लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस डी होता है, जैसे कि मान के लिए मैंने लिखा 2, क्या लिखा मैंने लिखा 2। अब 2 के बाद एक डिजिट में सिलेक्ट करूंगा। सर कैसा डिजिट सिलेक्ट करेंगे सर? मैं सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसका लाइट कम कर देता हूँ मोबाइल का, ये देखो, हाँ अब ठीक है। मैं एक डिजिट सिलेक्ट करता हूँ, लेट मी सपोज 2। 2 के बाद मैंने लिया 6, 6 के बाद मैंने लिया 10, 10 के बाद मैंने लिया 14। तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, जब हम 2 से 6 में जा रहे हैं, 6 से 10 में जा रहे हैं, 10 से 14 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एपी कैसे पता करते हैं? तो देखिए यहां से यहां जब आए तो ये 4 का डिफरेंस है, यहां से यहां आए तो देखिए 4 का डिफरेंस है, और यहां से यहां आए देखिए 4 का डिफरेंस है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तब तो ये एपी में है, यानी सबका कॉमन डिफरेंस अगर एक जैसा है तो, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। इसी को ध्यान दीजिए, आपने टर्म दिया था, सर क्या क्या टर्म था, तो आपको याद होना चाहिए। इसको आपने क्या कहा था? A1, याद है? इसको आप कहते थे A2, इसको आप क्या कहते थे? A3, और इसको आप क्या कहते थे? A4, याद है कि नहीं याद है? इसके अलावा ये सब D कहलाता था, D कॉमन डिफरेंस D कहलाता था, यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस होता था। तो D हम कैसे निकालते थे? तो बहुत ही आसान तरीका था D निकालने का। जैसे आपको D निकालना है तो किसी भी टर्म को, जैसे कि मान के लिए A2 माइनस A1 कर दीजिए तो D निकल जाएगा, या आप इसी चीज को A3 माइनस A2 कर दीजिए तो D निकल जाएगा, आप A4 माइनस A3 कर दीजिए तो आपका D निकल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जहां भी कॉमन डिफरेंस दिखेगा वही तो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेट होगा, राइट। इसके अलावा देखिए किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? तो an इज इक्वल टू क्या होता था? जब आप n निकालते थे, किसी भी टर्म को निकालना है हमें, देखिए किसी भी टर्म को, ये होता था A0 या A1 आप कह लीजिए, सिंपली A भी इसको बोलते हैं, A को ही हम लोग A भी बोलते हैं, तो A प्लस, अब इसके बाद क्या बोलते हैं? n माइनस 1 इंटू डी। ये किस चीज का फॉर्मूला था? ये अगर कोई एपी आपको दे दिया जाए और उसमें कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए, कोई भी टर्म आपसे पूछा जाए, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका जो जवाब होगा वो इसी तरीके से होगा। लेट मी सपोज ये एक एपी है जो सो ऑन कैरी आगे कर रहा है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए ए 10th टर्म कितना होगा? ए 10th टर्म कितना होगा? तो यहाँ n की वैल्यू मैंने कितना दे दिया? n की वैल्यू 10 दे दिया यहाँ पे। तो इस हिसाब से देखिए अगर मैं a 10 निकाल लूं तो फिर यहाँ पर चेक करना होगा कि देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो a 10 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो गया 2 प्लस 9, और डी की वैल्यू 4 ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आ गया? 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 38। ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्टली हम उस टर्म पे निकाल सकते हैं जिस टर्म को हम निकालना चाहते हैं। यही तो हमारा एपी में आपने पढ़ा है, जो सवाल आपको दिख रहा है वहां पे। तो यही चीज आपको समझना है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। उसी तरीके से लास्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी देखिए बहुत ही आसान आपसे पूछा है, कितना आसान पूछा है, अच्छा नंबर उठा लिया होगा पढ़ने वालों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, कौन एपी में है जी? तो ए वाला जो ऑप्शन आपका है वो है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ठीक। और -5 -1 फिर 3 फिर 8 और फिर 11, नहीं ये तो नहीं होगा फिर। तो आप डी निकाल के चेक कर लीजिए। अगर आप डी निकालते हैं, जैसे -1 है तो -1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर नहीं बी वाले में डी निकालेंगे सेम नहीं आएगा, सी वाले में ए प्लस बी ए प्लस 2 भी नहीं, ये भी नहीं होगा। और डी वाला है 3 7 12 18 25, ये भी नहीं होगा। ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा आंसर। 6 7 8 9 10 एक एक का डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, उसको एक बार देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1 माइनस 2x बाई प्लस 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 0 इज। तो इसका गुणांक बोलते हैं हिंदी में, गुणांक क्या होगा, कैसे इसका गुणांक निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहां पर आप कैसे इसको डिसाइड करेंगे ये आप समझिए, ये आप समझिए। सर कैसे समझे, सर कैसे पता चलेगा?
अभी आपको बताते हैं, सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर हम लिखते हैं 1 माइनस 2x/। अरे भैया चिंता काहे को करते हो, मैथ में अगर कोई चिंता करे तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी, इसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है। देखिए वो भी 10th का मैथ। सर आप मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं हकीकत बता रहा हूँ। 10th का मैथ तो ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना, अभी मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, जो बच्चे पढ़ेंगे वो तो एग्जाम के 1 महीना पहले खाली हल्का फुल्का रिवीजन भी कर लोगे तो भी होगा, नहीं पढ़ोगे तब भी नंबर उठा के लाओगे। इस तरीके से मैं फॉर्मूला वगैरह याद और रटवा देता हूँ। देखिए इसमें ये आपका दे रखा है, इसमें कोफिशिएंट पूछा x की पावर 0 और y की पावर 0 का पूछा है। तो अब एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि अगर x की पावर 0 और y की पावर 0 का पूछा है, कोफिशिएंट पूछा, कोफिशिएंट मतलब अभी x y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा जो 2 लिखा हुआ है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। ये इस तरह से कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है। तो भैया ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, ये तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है इस वाले में। अब नहीं दिख रहा है तो सर इसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें फिर सवाल गलत है क्या? नहीं, सवाल गलत नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी का भी पावर, जैसे लेट बी सपोज 10 की पावर 0 करते हैं, उसका आंसर 1 आ जाता है। उसी तरीके से x की पावर 0 करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, y की पावर 0 करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। तो कहीं तो कुछ तो है यहाँ पर, कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो है तो और भारी आवाज में बोलता है दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ मैंने तो ट्विस्ट डाल दिया तो देखिए जो 1 लिखा हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 x की पावर y की पावर 0 प्लस सॉरी माइनस 2x/- प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2x/y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई। बताइए जनाब ये होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर हो तो जाएगा ये, क्योंकि x की पावर 0 है और y की पावर 0 है। सर लेकिन आया कहाँ से ये? तो देखिए इसलिए आया क्योंकि ये जो मैंने लिखा है ना, ये हो या ना हो एक ही बात है। क्योंकि ये देखिए अगर मान के चलिए ये वाला हम नहीं देते हैं तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी ना। तो 1 आएगी तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, कहीं नहीं तो 1 छुपा हुआ होता है। जैसे मैंने लिखा 10, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई कौन सा इसके वजन पे या इसके सेहत पे कुछ प्रभाव पड़ जाएगा? एक ही बात है 10 ही आने वाला है। तो इस तरह के सवाल जब भी हो तो हिडन होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट्स बच्चों अगर आपको दिया जाए उससे आप कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, आप खुद ही करके देखिए। ये 2 पॉइंट हमने ले लिया, ये ऐसा लाइन आपको बनाना है जो दोनों पॉइंट को टच करता हुआ दोनों पॉइंट से गुजरे। तो इससे तो एक ही लाइन फिर गुजरेगा, है कि नहीं? ये तो फिर एक ही लाइन गुजरेगा ना, यहाँ से लाइन आप निकालेंगे इधर इधर दोनों तरफ एक ही लाइन गुजरेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th वाले का 1A हो जाएगा। 5th, in a parallelogram ABCD if angle BAD is equal to angle ABC then ABCD is A। एक पैरेललोग्राम दिया है, चलिए जी बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, रफ ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक रफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमने एक रफ बना लिया है, वी डोंट नो कि एग्जैक्टली रेक्टेंगल ही है, ये हमने एक रफ केवल बना लिया है। तो इसमें ये कहते हैं कि इसमें जो एंगल BAD है नहीं, ये वाला जो एंगल BAD है और एंगल जो ABC है, ABC ये जो एंगल है, ये दोनों ही एंगल इक्वल है। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस कंडीशन में कहता है ABCD क्या होगा? रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, यानी कि नहीं ट्रेपीजियम होगा या काइट होगा। तो सीधी सी बात देखिए, आप समझिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। अब स्क्वायर की बात तो बोला नहीं है, रेक्टेंगल की बात बोला है, तो ये हमने ये रेक्टेंगल का होता है यहाँ पे। अब अगला कहता है रोम्बस कहता है, ट्रेपीजियम कहता है यहाँ पर, समझिए यहाँ पर काइट कहता है। तो काइट वाले में कोई मकसद तो बनता नहीं यहाँ पर है, और पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ये पैरेलल होगा। यहाँ पर पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ट्रेपीजियम भी कट गया यहाँ पर, तो राइट आंसर रेक्टेंगल यानी बी ही होगा, यानी 5 का बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज का दिया था ये इसीलिए।
क्योंकि आमने सामने बराबर होता है ना, फिर ये 90 90 90 सारा तो रेक्टेंगल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान आसान सवाल दिया है, मतलब अगर ढंग से बच्चा पढ़ ले तो उसको तो इतना रिलैक्स रहेगा मैथ में, बहुत बढ़िया। बहुत सारे एनआईएस में बच्चे ना 10th में मैथ लेते ही नहीं है, वो बहुत डर लगता है सर। अच्छा तो क्या करोगे ऐसे पढ़ाई करके, जब 10th में तुम मैथ ही नहीं ले सकते तो बिना मैथ के पढ़ेंगे सर। अच्छा जीनियस, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 एक देता है 4 - 2 21 क्वाड्रेंट में है। अरे ये तो आसान आसान है, देखो बहुत इजी है। क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं यहाँ पर, देखो ये होता है x और ये होता है -x, ये होता है बाई और ये होता है -बाई। समझना मेरी बात, ध्यान समझना है यहाँ पर। तो क्वाड्रेंट 4 भागों में बढ़ जाता है, ये बोलो कितने भागों में बढ़ता है, 4 भागों में बढ़ता है। ये जो लाइन होता है ये पॉजिटिव का होता है, समझिए ध्यान से, ये भी पॉजिटिव का होता है, ये नेगेटिव का होता है और ये नेगेटिव का होता है। तो इस हिसाब से ये वाला तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला देखिए पहले x लिखते हैं फिर बाई लिखते हैं, तो इसका x पहले नेगेटिव हो गया और बाई पॉजिटिव हो गया, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके अलावा चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। देखिए यहाँ पर जो है मैं भी 10th तक हिंदी मीडियम ही था, सो डोंट वरी, मैं ये हिंदी के वर्ड क्लियर है। यहाँ पर देखिए माइनस और ये माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ये प्लस है फिर माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया यहाँ पर। ये 4 क्वाड्रेंट में हमने 4 चतुर्थांश में यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। अब ये बीच में ओरिजिन होता है हमारा, ये क्या होता है, ये ओरिजिन ओ होता है यहाँ पे। तो हमारा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 और -2 लिखा हुआ है, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अरे ये तो ये वाला आंसर है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा 4, मान के लिए यहाँ पर ये 4 हो गया और ये समझिए -2 हो गया, तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ गया ना, फिर तो 4 - 2 ये पॉइंट आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेरा लाइव क्लास का टाइम भी थोड़ी देर में हो जाएगा 7:30 बजे से। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे भाई पेरीमीटर रोम्बस, अरे रोम्बस जैसा भी हो चारों साइड तो बराबर ही होता है ना, तो फिर क्या हो जाएगा 4a इसका आंसर हो जाएगा, चारों साइड तो बराबर ही होता है, तो 4ab हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन ए गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है और इसमें पूछ रहा है, तो बहुत इजी पूछा है, tan a तो बताना है। तो यहां पर जो है इस तरीके से दिस इज द a, दिस इज द b एंड दिस इज द c, सो दिस इज 5, दिस इज 4, तो मैं यहाँ 3 बना देता हूँ ये कैसे निकल जाएगा, ये 3 निकल जाएगा, कैसे निकाल दिया सर 3 आप, सर बड़ा फास्ट चलते हैं आप। अरे देखो यहाँ ये क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया, पढ़ा है ना, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर और बेस में इन दोनों में कोई एक परपेंडिकुलर बेस होगा, तो ये कैसा निकलेगा 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, तो 5 × 25 और 4 × 4 = 16, तो कितना आ गया √9 यानी 3 आ जाएगा, ये वाला ये 3 आ गया यहाँ पर। अब tan a आपसे पूछ रहा है, तो देखिए आपसे पूछते ना एक ट्रिक यहाँ पर होता है, ये ट्रिक यहाँ पर काम करता है। कैसा ट्रिक होता है, देखिए ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, ये ट्रिक होता है। इस ट्रिक से आप बड़े आराम से किसी का भी निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का निकाल के। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एल बाई के लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इसको अंदर लिख देते हैं। तो यहां पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, देखिए ये आपका होता है साइन थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज tan थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है बताइए, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा, और tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। अभी इसको पढ़ाऊंगा कहानी में, ऐसा जब पढ़ाऊंगा तो जब आप पढ़ेंगे लाइव क्लास में तो बिंदास तरीके से मजा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ये जो आपको देखने को मिलता है, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, कक्का बटे लाल कर देंगे। ये तो हुआ हिंदी मीडियम का। अब इंग्लिश मीडियम वाले का क्या ट्रिक होता है बताता हूं यहाँ पर। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहां पर जो ट्रिक इसका बनेगा वो कैसा ट्रिक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा P/H, ये हो जाएगा B/H और ये हो जाएगा P/B।
तो ये रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सिंपल सा है। अब देखिए सवाल जो आपसे पूछा है, सवाल क्या पूछा है आपको, तो tan a पूछा है। तो अब मुझे बताइए tan a, एक बात ध्यान देना होता है, किसी भी एंगल से जब हम देखते हैं तो उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बोलो मेरे साथ, किसी भी एंगल से देखते हैं तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो इस हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और नीचे आपका बेस हो गया, तो इसका आंसर 4/3 होगा अगर आप tan a निकालेंगे। अगर इस हिसाब से देखते तब तो ये 3/4 हो जाता, क्योंकि आप इस एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ जो tan a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ sec 45 इज, अब देखिए sec 45 की कितनी वैल्यू होगी, sec 45 निकालना है ना, तो cos 45 निकाल लो, है ना, उसी का रेसिप्रोकल होता है ये। तो चाहे वो sin 45 हो चाहे वो cos 45 हो, कितना होता है, तो 1/√2 होता है, ये तो होता है। अब ये सर कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निकालते हैं इसको निकालने का तरीका बता देता हूं, वो भी आपको ध्यान रहेगा, और इससे आप जो भी सवाल आपसे पूछेगा आप आराम से बना देंगे, ठीक है। देखिए इसको निकालने का तरीका ये सिंपल होता है, यहाँ पे ऐसे लिखिए आप 0 1 2 3 और ये 4, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आप अंडर रूट लगा दो, क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो, राइट। हमने सब में क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें ये बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो होता है ये 0 डिग्री का बनता है, एक ये बनता है 30 डिग्री का, यहां बनेगा 45 का, यहां बनेगा 60 का, और ये बनेगा 90 का। तो ये 3 में केवल फिलहाल बना देता हूं, बाकी आप निकाल लेना। जैसे ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टैन। तो देखिए यहां पर जो है 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये देखिए 1 का 1 और 2 का 2, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये कितना आ गया, √3/2 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये कट जाएगा तो ये 1 आ गया यहाँ पर। और कॉस का पीछे से लिखते हैं हम लोग, तो ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये तो बीच में 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 हो गया, और ये 0 हो गया। tan थीटा जब हम निकालते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर 0/1 करेंगे 0 आएगा, इसको आप करेंगे तो देखिए 1/√3, ये 1, ये √3, और ये इनफिनिट 0 से डिवाइड करेंगे। तो ट्रिक बताता हूँ, 0 स्टार्ट करेंगे, 1/√3, इस 1 को यहाँ लिख दो, √3 को यहाँ लिख दो, बाकी इनफिनिट हो गया। तो इस तरीके से अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है sec 45। तो sec 45 में sec किसका होता है, cos का, तो cos 45 पे आएंगे तो 1/√2, और जब sec निकालते हैं, आप sec थीटा निकालते हैं तो 1/cos थीटा होता है। तो अगर 1/1/√2 करेंगे तो फिर तो ये √2 आ जाएगा ना। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, √2 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 1 सेकंड में बता सकता था, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बात करते हैं। while calculating compounds interest for one some principal amount, so यहाँ पर कहता है कि कुछ ऑप्शंस इसमें दिए हैं कि द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर, द प्रिंसिपल चेंजेज एवरी ईयर, द इंटरेस्ट इज सेम फॉर ईच ईयर, द इंटरेस्ट डबल एवरी ईयर। मतलब किसी राशि मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करने में प्रत्येक वर्ष का मूलधन वही रहता है, प्रति वर्ष मूलधन बदल जाता है, ब्याज समान रहता है, प्रत्येक वर्ष दुगना हो जाता है। देखिए किसी को अगर मारना हो ना तो उसको जो है कुछ नहीं, बस उसको चक्रवृद्धि ब्याज में फंसा दिया जाए तो वो बेचारा वैसे ही उलझ जाएगा, आगे कभी निकाल नहीं पाएगा। मैं बताता हूं आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा जाल है जिसके जाल में अगर कोई फंस जाए तो उसे निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है, गरीब आदमी के लिए खासकर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल फंडा समझाता हूं आपको। देखिए एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, नॉर्मल सा
साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज बस इतना कहता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कि 100 रुपये में कितना रुपया कमीशन खाएगा वो। मैं एकदम देसी भाषा में बोल रहा हूं, 100 रुपया में कितना रुपया कमीशन खाएगा, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सपोज कीजिए कि आप नॉर्मल मार्केट में किसी से लेने गए, उसने कहा कि हम 100 रुपये में आपको पैसे तो हम दे देंगे भाई, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आपसे हम हर महीने 100 रुपये का 5 रुपया लेंगे। समझिए, जान पहचान का है, 5% पे दे रहा है। तो अगर आपने 1000 रुपया उससे उधार लिया, क्या लिया, 1000 रुपया उससे बोरो किया, उधार लिया उससे कि भैया हमें जरूरत है 1000 रुपया दे दो यार। तो कहा कि तुमको 1000 रुपया हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ये 1000 तो मुझे दोगे ही दोगे, ये तो आपका मूलधन हो गया। ये क्या हो गया आपका, मूलधन, मूलधन हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया आपका, ये आपका मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया यहां पर, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया यहां पर। चलिए ठीक है जी, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। बोला अब मान के चलिए कि आपने उससे पैसा लिया दिसंबर के महीने में, सपोज कीजिए, मेरी बात ध्यान से, ठीक है, या जनवरी में आपने उससे पैसा लिया। तो जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, यानी 1 महीना हो गया, देखिए 1 महीना हो गया, तो 1 महीना हो गया, तो अब देखिए 1000 रुपया तो आप देंगे ही देंगे उसको। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये 1000 रुपया तो आपको देना ही देना है, साथ में इसका कमीशन आप देंगे, आप जो इसका कमीशन बनेगा। तो कितना कमीशन देंगे, तो 1000 रुपया प्लस, ठीक है, उसने कहा था 5% पे देंगे हम, रेट जो है R 5% है, यानी 100 रुपया में 5 रुपया। तो 100 रुपया में अगर 5 रुपया है तो 1000, तो 100 का 5%, 100 का 5%, तो 1000 का भी 5% निकालेंगे हम लोग। तो 5% मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 रुपया प्लस ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, 0 0 0 कट गया, यानी कि समझिए 50 रुपया। तो टोटल 1050 रुपया देंगे आप। यदि आप उसको अगले महीने लौटा देंगे तो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर उसे अगले महीने लौटा देंगे तो, अब समझिए मार्च का महीना आ गया, ठीक है, क्या आ गया, मार्च का महीना आ गया। तो मार्च का महीना आ गया, अब तो मार्च का महीना आ गया, अभी भी आपने नहीं दिया है, 2 महीने हो गए। तो ध्यान सुनिएगा यहां पे, अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 2 बार कमीशन जुड़ जाएगा, एक तो एक पिछले महीने वाला और एक बार फिर। तो इस बार देखिए, इस बार ये 1000 रुपया था, तो 50 रुपया जुड़ा उस महीने का, और 50 रुपया देखिए, ये 50 रुपया जुड़ा किस वाले का, फर्स्ट मंथ का, है नी, फर्स्ट मंथ का जो आपने रखा, और ये 50 रुपया जुड़ा सेकंड मंथ का, दूसरे महीना का आपने रखा। यानी अगर आप 2 महीने बाद देंगे तो उसको 1100 रुपया आप देंगे। इसी तरीके से हर महीने जो है वो 50-50 रुपया जुड़ता जाएगा, और आपका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है वो वही रहेगा। तो ये बात रही सिंपल इंटरेस्ट की बात रही, यानी इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन 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 अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें किस चीज में, इसी चीज को हम कर दे कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहेगा फिर, समझिए मेरी बात ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर क्या कहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा कि देखिए जी, आपने यहां पर 1000 रुपया लिया है, बोला ठीक है 1000 रुपया लिया है, हम आपको 5% पे देते हैं, लेकिन हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे। अंतर समझिएगा, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, नाम ही खतरनाक है, चक्र की तरह घूमेगा वो, चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे यहाँ पे। बोला ठीक है, मरता क्या ना करता, चला गया लेने के लिए। तो कहा कि यहाँ पर जो 1000 रुपया था आपका 5% है, तो पहला महीना तो वही रहेगा, ध्यान सुनिए, पहला महीना तो वही रहेगा, यानी कि जनवरी में आपने लिया कितना, 1000 रुपया, 1000 लिया, 5% ब्याज पे आपने लिया, यहाँ पर 5% पे ले लिया यहाँ पर। तो आपका अभी फिलहाल मूलधन कितना, 1000 रुपया है। फरवरी का महीना आया तो 5% के हिसाब से अभी आपने निकाला 1000 रुपया और 50 रुपया, ये निकालो ना आपने 50 रुपया, तो ये टोटल कितना हो गया, 1050 रुपया हो गया। अब आया मार्च का महीना, तो भैया जब मार्च के महीने में आया तो देखिए यहां पर क्या था, हर महीने 1000 1000 1000 ही था, आप उसको 10 महीने में दीजिए, 2 साल में दीजिए, 10 साल में दीजिए,
आपका वो 1000 नहीं केवल फिक्स है, 50-50 ही बंध गया, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वही 1000 रुपया है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि नहीं, हर अगले महीने में जो पिछला महीना जुड़ जाएगा ना, जैसे 1000 रुपया में 50 रुपया जुड़ गया है, तो ये अब नया मूलधन हो गया है। समझिए मेरी बात ध्यान से, ये जो है अब ये हमारा नया मूलधन है, ये नया मूलधन हो गया, न्यू प्रिंसिपल हो गया। ये कितना खतरनाक हो गया, अब न्यू प्रिंसिपल हो गया यहां पर। ये हमारा आपको समझना है, यहां पर आप समझना है, यहां पर ध्यान से कहा, ये न्यू प्रिंसिपल हो गया। फिर ये अब इस पे 5% लगेगा आपको, बाकी डिटेल में हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब बोला इस पे 5% लगेगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, अगला महीना अगर आप कर देंगे, फरवरी मार्च अप्रैल का महीना पर ले आएंगे, तो अब इस महीने में जितना टोटल आएगा, मान चलिए 1100 आया, कुछ भी आया, अब 1100 का 5% लगेगा। तो इस हिसाब से यहां तो मूलधन बदल जा रहा है, यानी कि हर महीने जो ब्याज जुड़ रहा है उस ब्याज को भी प्रिंसिपल्स में ऐड कर दे रहे हैं और उसके बाद उसका पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, फिर तो यहाँ तो बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। हाँ जी सर, ज्यादा देना पड़ेगा। यानी 2-3 महीने बाद अगर आप लेके आएंगे तो एक टाइम के बाद जो है वो ब्याज जुड़ते जुड़ते मान के चलिए हो गया, सपोज कीजिए 10,000 रुपया। कितना हो गया, मान के चलिए एग्जाम्पल 10,000 हो गया। तो अब 10,000 का 5% दीजिए, तो 10,000 का 5% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा। तो कहां तो यहाँ पर 500 रुपया को कमीशन, उसका कमीशन कितना बन गया, 500 रुपया बन गया। फिर अगले महीने और बढ़ जाएगा वो। यहाँ तो कितने साल में 50-50 रुपए कमीशन था उसका कमीशन कितना बन रहा था यहाँ पर, 50 रुपया ज्यादा बन ही नहीं रहा था यहाँ पे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन ये तो हर बार मूलधन ही बदल दे रहा है, जिसकी वजह से पूरा पूरा बदल जा रहा है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आंसर में, तो आंसर हो जाएगा कि भाई प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान रहता नहीं, प्रत्येक वर्ष दुगना होता जी नहीं, प्रति वर्ष मूलधन बदल जाता है। तो एक साल का हम लोग लेते हैं जनरली, मैं तो महीने महीने का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपके सवाल में एक साल लेते हैं, एक साल का पूरा लेते हैं, बैंक वगैरह भी देती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका रहा 10 क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। अब जो है क्लास का टाइमिंग हो रहा है, द नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको फिर इसके आगे क्वेश्चंस का वीडियो आप बनाऊंगा। तो अगर आप डिमांड आपकी रही, आप लोग हैं क्यूरियस पढ़ने के लिए, लगेगा बच्चे हैं, तो मैं आपके लिए जरूर काम करूंगा, मैं आपके लिए जरूर वक्त निकालूंगा, आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए और 10th के बाद आप 12th में NIS में आप जो है साइंस साइड से आगे पढ़िए, साइंस लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, मैथ लीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसलिए मैं 10th से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लाइव बैच वगैरह भी स्टार्ट हो गया है। जो जानकारी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी जानकारी मिलेगा। तो मिलते हैं इसे अगले पार्ट में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।